डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कोशिश जरा सी की जो दुआओं के साथ साथ जलने लगे चिराग भी हवाओं के साथ साथ। और ऐसी ही कोशिश हम और आप लगातार करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, बार बार करते हैं। तो मंगलवार और गुरुवार को इस कोशिश का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। और सच के साथ की इस अलग को डीडी किसान लगातार जलाने की कोशिश कर रहा है। और जब कोशिशों का जिक्र मैं यहां पे आपसे कर रहा हूं तो फिर सरकार ने भी एक कोशिश की है। जी हां, CCEA की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब खाद को लेके जो वैश्विक बाजार में अस्थिरता है, अनिश्चितता है, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन किसान भाइयों पे इस अनिश्चितता का, इस बदलाव का कोई असर ना पड़े, इसलिए सरकार ने तैयारी की है। 3850 3850 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। ये इस तरह के से मैंने इसलिए बताया कि आप समझ पाए कि ये एक बड़ी राहत आपके लिए हो सकती है। तो 3850 करोड़ रुपए की एक टाइम की सब्सिडी घोषित की गई है। अब इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि खाद की कीमत पे अगर उतार चढ़ाव कोई आने वाला था तो वो आएगा नहीं। किसी भी तरह की अनिश्चितता से किसान अब प्रभावित नहीं होंगे। और यही तो सरकार की कोशिश है। वादा किया था ना सरकार ने कि सस्ती खाद मिलेगी, तो वो सस्ती खाद आपको हर हाल में मिलेगी। यही कोशिश प्रधानमंत्री की है, सरकार की है। लेकिन इस कोशिश के मायने को समझेंगे, आखिर बाजार की स्थिति क्या है। अब ये हूती हमलों के बाद जो लाल सागर की बात आ रही थी सामने की सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहां से खाद नहीं आ पा रही है, ये सारी चीजें इन डिटेल आज हम समझेंगे, समझाएंगे। और आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है कि एक डिटेल रिपोर्ट के साथ शो की शुरुआत होती है और उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ता है जो बात करता है सच के साथ, आपके साथ, मेरे साथ। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में देश के किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की बैठक में सरकार ने किसानों को 50 किलो के प्रति बैग 1350 रुपए की दर से DAP खाद मिलना जारी रहे, इसके लिए 3850 करोड़ रुपए तक के विशेष पैकेज की घोषणा की। इस तरह से अप्रैल 2024 से DAP के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6475 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए DAP के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमतों पर DAP की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मोदी सरकार वन टाइम स्पेशल सब्सिडी देकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि DAP के दाम में अब ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इससे DAP की मार्केट में लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि हूती विद्रोहियों के हमले की वजह से लाल सागर का रास्ता असुरक्षित हो गया है। इसके चलते जहाजों को केप ऑफ गुड होप के जरिए आना पड़ रहा है। इससे खाद आयात करने की लागत बढ़ रही है, जिसका असर कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो उससे खाद के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का इंतजाम करके किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है। यहां आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी ने 2014 से कोविड और कई देशों में युद्ध जैसी समस्याओं के बावजूद सुनिश्चित किया है कि बाजार की अस्थिरता का बोझ किसानों पर ना पड़े। 2014 से 2023 के बीच सरकार ने खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। ये 2004 से 2014 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। इतना ही नहीं, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया,
नीतियों के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी योजना और कुल प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का ये फैसला किस तरह किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाएगा। साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि सरकार की ये कोशिश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर किस तरह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो सरकार की इस कोशिश को बेहद नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे इस प्रयास में बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है मेरे साथ। परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशवीर सिंह शिवे, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IARI पूसा से। सर स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ कर्मवीर जुड़ रहे हैं, फार्मर हैं और यही बताएंगे कि असल में इस कोशिश के क्या मायने हैं। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं शिवाजी सरकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर मेरे शो में आते हैं, आज भी आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ ललित कुमार त्यागी जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है FPO के। ललित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्मवीर जी आप ही के पास आना चाह रहा हूं। ये फैसला जो सरकार का है सब्सिडी के तौर पे जो 3,850 करोड़ रुपए का है, कितनी राहत मिलती हुई नजर आती है जब आफत के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे थे? कितना रिलैक्स, कितना खुश, कितनी राहत में महसूस कर रहा है किसान? ये एक भारत सरकार का किसानों के प्रति सकारात्मक कदम है और जिस तरीके से किसान बहुत ही विभिन्न परिस्थितियों में, जलवायु परिवर्तन है, अनेक कारण हैं और मैं तो विशेषकर हापुड़ जिले से आता हूँ जी, और वहाँ पर सिंभावली चीनी मिल के 2 चीनी मिल हैं, सिंभावली और साबितगढ़। गत वर्ष का भी भुगतान रुका हुआ है। अगर ये सब्सिडी हमें ना मिले डाई पर तो हमारा तो खेती करना ही दूभर हो जाएगा। और ये भारत सरकार ने इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं और हमारे गन्ने का भी भुगतान समय से हो जाए या उस पर पिछले गन्ने पर ब्याज भी मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। और ये राष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी बात है, सरकार सोच रही है, लेकिन हमें लाभकारी मूल्य भी उसके साथ मिल जाए। और डाई बहुत अधिक पड़ी है हमारे खेतों में, उसके जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। और जो हमारे पैक्स भारत सरकार ने, यानी कि हर न्याय पंचायत पर अब पैक्स होगा, सहकारी समिति, बहुत देश से कर दिया गया उसे, अगर उस पर ये उपलब्ध करा दिए जाएं जैव उर्वरक, इसका विकल्प है, और उसकी जगह NPK का उपयोग करें किसान, तो उसका एक संतुलन भी बना रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और भी कदम उठाए जाएं किसानों के हित में। लेकिन भरोसा कितना बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि सरकार का वादा था ना आपसे कि सस्ती खाद मिलेगी। अब उस सस्ती खाद के लिए कितना ही फंड अरेंज करना पड़ रहा हो, कैसे ही अरेंज करना पड़ रहा हो, वो अरेंज किया जा रहा है और सस्ती खाद का जो वादा है वो निभाया जा रहा है। नहीं, वो वादे निभाए जाते हैं, भरोसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? नहीं, वो तो अच्छी बात है कि 3 बड़ी सब्सिडी फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर पर सरकारें देती आ रही हैं और ये खत्म भी कर दी जानी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ भाई, आप सब्सिडी हमारी बिल्कुल खत्म कर दिए किसान की और उसे लाभकारी मूल्य दे दीजिए। हम मतलब किसी के आगे क्यों हाथ फैलाएं? हम स्वावलंबी होवे, देश स्वावलंबी होवे और देश विकसित श्रेणियों की विकसित राष्ट्र की श्रेणी में दुनिया में हम स्वाभिमान के साथ जी सकें, दुनिया में हम प्रथम श्रेणी के देशों में हों। तो ये जो किया है अच्छा किया है, लेकिन डाई का विकल्प भी होना चाहिए। विदेशों से आयात होती है तो स्वावलंबी भारत अभियान भी चल रहा है और हम अपने पैरों पर खड़े हों। इसकी जगह NPK है, जैव उर्वरक है। हमारे पूसा में डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे जी हैं, हमारे पड़ोस के, ये हमारे हापुड़ जिले से हैं, बहुत अच्छे हैं, ये गौरव है हमारे लिए। तो वहाँ भी बहुत अच्छा जैव उर्वरक बनता है। तो उसके लिए किसानों में जागरूकता और जो एक्सटेंशन था कृषि मंत्रालय का, कृषि राज्य का विषय, तो उसमें आजकल बहुत कमी आ गई है। वो अधिकारी गाँव में नहीं जाते, प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से इसके विकल्प हैं देश के अंदर, फिर भी जो ये हमें राहत दी है ये अच्छा कदम है। कमियों को देखने की आदत हमारी हो गई है क्या कर्मवीर जी? नहीं, कमियों की को भूल जाते हैं, जो अच्छे एफर्ट किए उन्हें भूल जाते हैं। भाई हम दोनों बातें करें, संतुलन की भी बात करें। आपकी बातों में 70% तो सर आपने खामियां गिना दी ना मुझको। नहीं, खामियां नहीं, अच्छी बात को तो आप आगे। अरे भाई, जब आदमी बीमार है और उसमें कुछ अच्छा जो दवाई असर कर रही है उसका भी जिक्र करेंगे ना, सही भी बता रहे हैं, लेकिन जो अभी कमियां हैं उसे कमियां नहीं बता रहे, उसमें और सुधार किया जाए। कमियां नहीं, सुधार 70 सालों से चली आ रही है देश में, 70 सालों की बात समय लगेगा। थोड़ा सा धीरज भी रखना होगा। आपके पास में आऊंगा सर। यशवीर सिंह मेरे साथ है। यशवीर सर,
ये जो फैसला अब सरकार का है सब्सिडी के तौर पे, जो बड़े तौर पे देखा जा रहा है, एक बड़ी सब्सिडी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वैश्विक बाजार की अस्थिरता के बीच इस तरह का फैसला किसानों के लिए कितना पुश है, कितना सपोर्ट है सर? हाँ देखिए, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है जी, 2014 से पहले हमारी सब्सिडी जो एनुअली जो होती करीब 75 to 80,000 करोड़ रुपए के आसपास होती थी, लेकिन ये बढ़ के अब एनुअली जो है 1.9 लाख करोड़ रुपीस हो गई है एनुअली सब्सिडी सभी फर्टिलाइजर पे। और जो सरकार ने अभी ये कदम उठाया है जिसमें 3,850 करोड़ रुपए की जो एडिशनल जो किस्त सरकार ने जारी की है ताकि डीएपी सुनिश्चित हो सके हमारे किसानों के लिए, क्योंकि डीएपी जो है मोस्टली हम बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट है उस पर डिपेंड करते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, जैसे यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो रहा है या हमको दूसरे देशों से मंगाने की वजह से इसकी कीमत बहुत बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अभी भी किसानों को जो है 1350 रुपए में 50 किलो का बैग मिल रहा है। तो ये केवल उसी वजह से मिल रहा है कि सरकार ने जो है 3,850 करोड़ रुपए जो है एडिशनल किस्त दी है, जो लगभग टोटल सब्सिडी अब डीएपी के लिए जो है 6,475 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए। लेकिन हमें जो मिलता नहीं हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो मिलता है उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए मैं एक मतलब कॉमन आदमी के रूप में बताना चाहूंगा, जो 1350 रुपए कट्टा मिल रहा है, इतनी सब्सिडी सरकार दे रही है। मतलब आधे दामों पे सरकार उपलब्ध करा रही है इसको। और दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश है वहां देखिए फर्टिलाइजर की कीमत क्या है सर? कीमत तो 3,000 रुपए की है उसकी। हाँ, वही 1350 रुपए में मिल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि 1350 में मिल रहा है, इतनी लगभग सब्सिडी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आधे दामों पर सरकार उपलब्ध करा रही है, ये बहुत बड़ी राहत है। और डीएपी, क्योंकि हमारे किसानों को भी ये समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोई भी फास्फोरस का स्रोत है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है या रॉक फॉस्फेट है या एनपीके में भी फास्फोरस होता है, उसकी लगभग जो है 15 से 20% जो है रिकवरी होती है, जो बचा हुआ है मिट्टी के अंदर रह जाता है। चौधरी साहब जो करमबीर सिंह है, इन्होंने भी कहा है कि जो हमको बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अब समय आ गया है किसानों को जो है हमको बायो फर्टिलाइजर्स को एक जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर भी है, केमिकल फर्टिलाइजर भी है, क्रॉप रेजिड्यू भी है, ग्रीन मैन्योरिंग भी है, इन सब का इस्तेमाल करने की जरूरत है। केवल हम केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट रह के हम अपनी एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बना सकते, ना ही हमको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकते हैं, बल्कि हम सारे स्रोतों का इस्तेमाल करके तभी जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी होगी और हमारे पोषक तत्व जो भी हैं वो भी अच्छे उपलब्ध होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यदि किसान बहुत ज्यादा फास्फोरस अप्लाई करता है मिट्टी के अंदर कोई भी फसल को बोने से पहले, तो दूसरे पोषक तत्वों पर जो बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ता है। उदाहरण के लिए जिंक, आयरन, इनके साथ जो इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, यदि बहुत ज्यादा फास्फोरस होगा तो पौधों को जिंक की और आयरन की उपलब्धता कम हो जाती है। और जिंक जो इतना जरूरी है आज के समय में हमारे पौधों में, चाहे हमारी मिट्टी में हो, चाहे हमारे पशुओं के लिए, चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए। आप सब जानते हैं कि मतलब हमने कोविड के टाइम पर देखा था जिंक कितना जरूरी था, कि जिंक की टैबलेट देने की जरूरत पड़ रही थी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना चाहिए किसानों को, बहुत ज्यादा डीएपी नहीं डालना चाहिए। और किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डीएपी मैंने खुद देखा है अपने गांव में भी, कभी कभी खड़ी फसल में भी छिड़क देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएपी का इस्तेमाल यदि बुआई के समय या रोपाई के समय करेंगे या प्लांटिंग के समय करेंगे तभी उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से होता है, और उसको भी यदि प्लेस करेंगे तो उसकी रिकवरी ज़्यादा होती है। तो मेरे विचार से किसानों को जो ये राहत दी गई है एडिशनल सब्सिडी देके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, तो ये बहुत ही अच्छी राहत का एक मैं कह सकता हूँ कदम है और सराहनीय कदम है हमारी केंद्र सरकार का। ठीक है, ललित जी भी हमारे साथ हैं। तो ललित जी, आफत आती उससे पहले सरकार की तरफ से ये राहत किसानों के लिए कितने बड़े लेवल पे आप देखते हो? आप तो एफपीओ चला रहे हैं सर, डीएपी जैसी चीज जो मूलभूत सुविधाओं में कम से कम किसानों के शुमार है, और एक वादा भी जुड़ता है जो सरकार ने किया था, वादे पे खरे उतर रहे हैं या फिर हमें विरोध करने की आदत हो गई है, विरोध करना ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं घनश्याम जी। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार किसानों के लिए लाभकारी काम कर रही है, और सरकार भी जानती है कि किसान इस देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
और हिंदुस्तान की 70% आबादी किसानों पर निर्भर है, चाहे वो दस्तकार हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो मजदूर हों। तो सरकार ने इस बात को समझा है कि किसानों के समय साथ से साथ कदम मिलाकर चलना है। और ये जो डीएपी पर सब्सिडी है, बड़ी राहत किसानों के लिए है। और लोकतंत्र में जनता ही सरकार है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, और ये अपना वादा निभा भी रहे हैं। अब हमें देखना है कि किसान और सरकार साथ मिलकर काम करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारी मिट्टी में अब कार्बन कंटेंट्स कम हो रहा है, और उसका कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे यूरिया और डीएपी है उस पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। सब जानते हैं कि डीएपी बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, और सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी उस पर दे रही है। तो अगर हम किसान लोग भी थोड़ा समझें कि अपने खेती में जैसे गन्ने की पत्ती है, धान की पराली है, उसको जलाएं ना, और उसका हम कंपोस्ट बनाएं। जैसे पहले हम देखते थे किसान भाई पशुओं के नीचे पत्ती डालते थे, तो पशुओं का मल मूत्र पत्ती में आ जाता था, उस पत्ती खेतों में डालते थे तो खेती को यूरिया मिलता था और ऑर्गेनिक कार्बन मिलता था। तो जो जीवाश्म है, जो माइक्रोबैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उसमें लग जाते थे। तो डीएपी की और यूरिया खपत कम होती थी। अगर ये खपत कम होगी तो हमारी जो सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी बढ़ रही है, तो ये हमें सोचने का विषय है कि सरकार के पास तो हमारा ही पैसा है। अगर पैसा वहाँ कम खर्च होगा तो डेवलपमेंट की और गतिविधि में खर्च होगा, तो वो पैसा हमारा बचेगा। तो सरकार और किसानों को मिलकर काम करना है, और तभी हम एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, तभी हमारा राष्ट्र परम वैभव पर पहुँचेगा। तो ये सरकार का अच्छा कदम है। और जो बताया कि माइक्रो बैक्टीरिया या जिंक की डिफिशियंसी है, सबसे बड़ी रीढ़ है खेती में ऑर्गेनिक कार्बन, जो हमारी मिट्टी में दिन प्रतिदिन घट रहा है। उसका कारण क्या हो रहा है कि पशु हमारे कम हो गए हैं, अब मशीनीकरण बढ़ रहा है। तो किसानों को भी ये सोचना पड़ेगा कि धरती हमारी माँ है और मिट्टी हमारा प्राण है। अगर मिट्टी की उर्वरता कम होगी तो उसमें उपज भी कम होगी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी। तो अंततः क्या होगा कि किसान को हानि होगी। सरकार का अच्छा कदम है, उसने सब्सिडी दी है, किसानों को राहत मिली है। हमें धीरे धीरे, एक तो होता है त्वरित कार्रवाई, एक होता है दीर्घगामी कार्यक्रम। त्वरित में सरकार ने अच्छा निर्णय किया है कि हमें सब्सिडी दी है, किसानों को लाभ मिला है, लेकिन दीर्घकालीन कार्यक्रम के लिए सरकार और किसानों को सोचना पड़ेगा कि मिट्टी की उर्वरता को हम बढ़ाने के लिए जो जीवाश्म है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे, और जो हमारे वायु में नाइट्रोजन है उसको हम कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। हमारे साथ शिवाजी सर भी हैं। तो शिवाजी सर, भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक बाजार के हालात, बाजार में अस्थिरता, और इसके बीच सरकार का ये फैसला कि 3,850 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, जिसके बाद यह आंकड़ा 6,475 करोड़ का इन टोटलिटी पहुंच जाता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका एनालिसिस क्या है सर? नहीं, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट पे जैसे जाने की हमारी कोशिश है कि हम अपने खाद्यान्न और भी बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको लेके जाना है। तो उसमें अगर हम देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा देती हैं। तो हमें अगर उनसे कम्पीट करना है तो उसके हिसाब से सरकार ने जो किया है बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, किसानों के साथ साथ किसानों की उपज इंटरनेशनल मार्केट में अगर पहुंचाना है तो उसके लिए कुछ सब्सिडीज ज़रूरी होती है, जिसमें से ये है। और ख़ास करके आप देखिए डीएपी की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीएपी खास करके किसान यही मान के चलते हैं कि खास करके खरीफ के फसलों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और वो 10 दिन के अंदर जो है उसकी खपत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज बीच में रही है। पर इस वक्त सरकार ने किया है, अगर आप देखें सरकार ने कितना बड़ा काम किया है, अगर आप उसकी पूरी कॉस्टिंग देखें, आप 1 टन जो डीएपी है उसका जो कॉस्ट आता है 48,900 रुपये से ऊपर आता है, जिसमें कि आपका एमआरपी और सब्सिडी दोनों मिला के मैं बता रहा हूँ। और जब वो बाज़ार में पहुँचता है और किसान तक पहुँचता है तो करीब करीब 60,000 रुपये पर टन हो जाता है। इसमें से जो अगर एक्चुअल देखें जो लॉस होगा वो 10,000 रुपये पर टन हो रहा है। अच्छा। तो इसको जो पाटने की जो कोशिश हो रही है, सरकार जिस तरह से सब्सिडी दे के सारी चीज़ों को कर रही है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि किसान अगर समय से चीज़ों को नहीं बो पाएगी, बीज नहीं बो पाएगी, बाकी खेती के काम नहीं कर पाएगी,
तो उत्पादन जो है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो सही ढंग से उत्पादन के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है, मैं समझता हूँ वो तमाम चीज़ें, लोग कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए, पर कुछ चीज़ों में सब्सिडी सिर्फ इसलिए नहीं दी जाती है कि वो किसान का ही भला करते हैं। किसान का तो भला इसमें होता ही है। किसान को कम दाम में 3 साल से अगर आप देखें तो डीएपी के दाम नहीं बढ़े हैं, वही 1350 रुपए के हिसाब से ही दिए जा रहे हैं। तो अभी भी अगर उसी हिसाब से दिया जा रहा है तो कोई उस हिसाब से कोई गलत नहीं है। अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना है, और जाना पड़ेगा ही हमें। देखिए जिस तरह से कई जगह पे जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमारा जो बाज़ार है, हमारे बाज़ार में सबसे अच्छी चीज़ हम बना रहे हैं, और वो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में नहीं जाएगा तो हमारे देश के लिए, हमारे खेती के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश वो भी होनी चाहिए। पर साथ में जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे कि किसी न किसी तरह से, क्योंकि डीएपी का जो हमें उसके लिए आयात करने के जो प्रोसेस है वो इतना मुश्किल हो रहा है, तो हमें उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो खोजने चाहिए, और ऑल्टरनेटिव खोज के। तो डीएपी का ऑल्टरनेट क्या होगा सर, इस पे मैं चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या डीएपी का कोई विकल्प हो सकता है और सरकार की इन कोशिशों को क्या और रफ्तार देने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिएगा। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में आज हम बात कर रहे हैं सरकार की उस कोशिश की, उस पहल की, उस प्रयास की जिसने डीएपी के बढ़ते हुए दाम जो हो सकते थे उनको थामने का काम किया है। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए, करवीर जी मेरे साथ हैं, किसान हैं। तो करवीर जी, सरकार का ये फैसला किसानों को समर्पित क्या नजर आता है? क्योंकि कृषि मंत्री ये कहते हैं, भाई देखिए किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल रखते हैं। तो वर्तमान कृषि मंत्री हैं जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो किसानों के बेटे भी हैं। उन्होंने जो मध्य प्रदेश में शासन चलाया मुख्यमंत्री के नाते, वो बहुत ही कल्याणकारी और लोकप्रिय आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि हमें आयात पर निर्भरता घटानी पड़ेगी, हमें इसका विकल्प खोजना पड़ेगा। इसके लिए बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खेती भी है, अभी कुछ नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती के लिए भी कहा है कुछ, वो विकल्प हैं, वो अभी बहुत ही कम प्रतिशतता में हैं। लेकिन इसके लिए यही है कि एनपीके है और ये बायो फर्टिलाइजर है, ये चले आ रहे हैं, इनका और विस्तार हमें करना पड़ेगा, और हम आयात पर कम निर्भर हों, स्वावलंबी हों। तो इसका ये भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर यशवीर सिवे जी ने, कि हमारे खेतों में बहुत डीएपी पड़ा है, और ये एक फैशन सा है, कुछ किसान के दिमाग में ये लिकाड़ना पड़ेगा, कृषि वैज्ञानिकों को, जागरूक किसानों को जो प्रगतिशील हैं, भाई इसका बहुत बड़ा विकल्प एनपीके है। अच्छा। 1-2 से काम नहीं चलता, पोषक तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चाहिए उसमें, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसमें सारे तत्वों को मिला करके, और जो हम मिट्टी की जांच करवाते हैं तो उसमें सारी रिपोर्ट आ जाती हैं। हालांकि वो प्रयोगशालाएं अभी सरकार प्रयास कर रही है, कृषि राज्य का विषय है कि ये प्रयोगशालाएं, अगर ऐसी मशीनें, ऐसी लैब आ जाएं कि वो गाँव में
किसान के खेत पे ही 2-4 घंटे में रिजल्ट दे दें, क्योंकि हम जाते हैं तहसीलों में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं, कई कई महीने तक हमारी रिपोर्ट पड़ी रहती हैं। अच्छा। और वहाँ बहुत अच्छे साधन प्रयोगशालाओं के लिए है नहीं। पिछली बार भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रधानमंत्री जी ने चलाया पूरे देश के अंदर, प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने उसे पलीता लगा दिया साहब। अच्छा। और उस पर भी निगाह रहनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि ये निर्णय वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा निर्णय है, ये स्वागत का निर्णय है। लेकिन किसान को आगे बढ़ाने के लिए किसानों ने इस देश के भंडार भरे अन्न से, देश के भंडार भरे हुए अन्न से विदेश में निर्यात की स्थिति में हम, यानी कभी आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जो एक स्वाभिमान होया जय जवान जय किसान का, और फिर बाद में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के समय की नीतियों के कारण कि देश को आगे बढ़ाना है, खेत खलियान से होकर के वो रास्ता निकलता है, तो नीतियों को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। और वर्तमान सरकार ने किसानों के बहुत बड़े आज़ादी के बाद सबसे बड़े जो रहमुना है उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी है, तो उससे थोड़ा किसानों में स्वाभिमान भी जागा है। लेकिन हम ये कहेंगे ये अच्छा कदम है, और हमारे देश को, किसानों को, सरकार को अपने यहाँ स्वावलंबी होना चाहिए, आयात पर निर्भरता न्यूनतम करनी चाहिए। उसका विकल्प एनपीके है, बायो फर्टिलाइजर है, जैविक खेती है, कुछ लोग प्राकृतिक खेती भी करते हैं। और जो अभी ललित त्यागी जी ने भी बताया पशुधन का, ये सारे जो चीज़ें हैं इनमें प्रचार प्रसार जो एक्सटेंशन एग्रीकल्चर का वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, उसमें और ज़्यादा भर्ती सरकार को करने चाहिए। पहले वो लोग किसानों के पास जाते थे, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा है कृषि का हमारे पास, वैज्ञानिकों का, ICAR का, जिसके 113-14 कृषि के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं पूरे देश में। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। जो बड़े जिले हैं बाड़मेर जैसे अनेक जिले, उनमें 2-2 भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो हमारे यहाँ किसानों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर सरकार ने अच्छा नीति बनाई है, जब तो हमें श्वेत क्रांति, हरित क्रांति हमारी सफल हुई है। आपको ना सरकार से दिक्कत है ना वैज्ञानिकों से दिक्कत है, लेकिन जो सरकार के नीचे अधिकारी हैं उनसे दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, कहीं कहीं तो उनकी मानसिकता ही गांव और किसान के, वो भारत के आदमी नहीं, अपने को इंडिया कहते हैं बस वो। अरे असली देश तो भारत है, कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, सूचना क्रांति हो रही है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, इतने अच्छे हाईवे बन गए हैं, कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन भाई हमारी राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अगर हमारी खाद्य प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी तो फिर हम क्या आनेंगे। पहला भोजन हर आदमी को चाहिए, और इसलिए आज बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण हो रहा। आवश्यकता के लिए तो ठीक है, नेशनल हाईवे हैं, रेलवे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला हो, लेकिन अनेक छोटे छोटे शहरों में भी कॉलोनियां काट के रही हैं, हजारों एकड़, NCR में लाखों एकड़ जमीन बिना मतलब की लोगों ने, एक तंत्र है पूरा माफियाओं का, है ना जी। वो उपजाऊ जमीन पे तो सरकार को बहुत सख्ती से तत्काल त्वरित रोक लगानी चाहिए कि वो राष्ट्रीय योजनाओं से अलग उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी आने वाले समय में, हमारी जनसंख्या के हिसाब से भी। और वर्तमान हम इससे संतुष्ट हैं जो 2.5 पे हमें राहत दी है, वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अच्छा फैसला लिया गया। ठीक है सर, 6:10 पे बातचीत शुरू हुई थी, 6:17 पे आप थोड़ा ट्रैक पे आने लगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6:55 तक आप कुछ और अच्छी बातें करने लगेंगे। मैं आऊंगा सर आपके पास। शिवाजी सर, तो ये इन टोटलिटी समझें तो जो सरकार का विजन है उससे तो किसान रिलेट करते हैं खुद को, लेकिन जो एग्जीक्यूशन बॉडी है, जो नीचे जिन्हें एग्जीक्यूट करना है, सब प्रॉब्लम वहां पे है। सही बात है, कई जगह हम लोग, मैं पूछ रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है प्रॉब्लम, पूछ रहा हूं क्या प्रॉब्लम वहां है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम 2 वजह से होती है। एक तो कई जो अफसर होते हैं वो एग्रीकल्चर के फील्ड में इसलिए जाते हैं कि कहीं दूसरे जगह नहीं जा पाए हैं। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। तो इसलिए जो है कृषि की जो उनकी ज़रूरत है उसको वो उस तरह से समझते नहीं है, और कई बार जो है जिस तरह से उनको पूरे दिल लगा के सारी चीज़ें करना चाहिए उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। ये उनकी एक, मैं समझता हूँ, एक मानसिक समस्या है, और इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। इसके लिए जो है जब वो जहाँ पढ़ाई करते हैं, मैं समझता हूँ कि उन इंस्टीट्यूट्स में उनको जो रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है वो रीओरिएंटेशन वहाँ से होनी चाहिए कि क्योंकि देखिए
हर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकता है, हर कोई सबसे बड़े जो ऑफिसर्स के वो है उसमें नहीं जा सकता है, पर उसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें जो है हर चीज़ को एक दूसरे को सपोर्ट करती है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये जो ऑफिसर्स जो भी हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स खास करके जो हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो किस लिए इस एरिया में जाना चाह रहे हैं और किस तरह से उनको वहाँ जाकर व्यवहार करना चाहिए। तो ये अगर हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन अगर हो जाएगा, तो जो करमवीर जी जो बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पर जो है निश्चित रूप से ही चेक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, एक चीज़ है, कई बार क्या होता है कि संवाद जो है जो अफसरों और किसानों के बीच में है, तो वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो वो कम्युनिकेशन कैसे अच्छी तरह से हो, इसके लिए मैं समझता हूँ IRI जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं और भी कृषक इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो लोगों को जो है ये कम्युनिकेशन का जो इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और खास करके जब भाषाई स्तर पे दिक्कतें हैं कि सर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अलग नहीं। कई बार ये होता है कि एज ए साइंटिस्ट हमने तो समझ लिया, हम जब हमें उसे कन्वे करना होता है, जिस तरह से कन्वे करके जो किसान है, किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ये मान लिया जाता है, या ज़्यादा पढ़ा लिखा भी आजकल काफ़ी होते हैं। पर सवाल ये है कि उनको वो जो सारी बातें हैं, वो जो सारे नए तकनीक है, वो जो सारी नई चीज़ें हैं, नए केमिकल्स हैं, उसका इस्तेमाल कैसे हो, इसको समझाने के लिए जो कम्युनिकेशन में जो एक स्किल होनी चाहिए, उसके बारे में उनको बताने की ज़रूरत है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होता है, अलग अलग वक्त पे अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं, उनको ये समझाया भी जाता है, पर उसके बावजूद कभी कभी गैप्स रह जाते हैं। तो वो गैप्स की कमी अगर हो जाएगी, तो किसान के और साइंटिस्ट के बीच में अगर संवाद सही ढंग से होने लगेंगे, तो बहुत सी जो गलतफहमियां होती हैं, किसानों में होती है, साइंटिस्ट में भी होती है, तो गलतफहमियां जो अगर ख़त्म हो जाएगी, तो जो बहुत सारी चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो मैं समझता हूँ उसको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो DAP वाला फैसला तो सही है सर, नहीं DAP ना हो जाए तो कुछ वो भी नहीं, DAP का फैसला तो मैंने पहले ही आपसे कहा है कि DAP का फैसला बिल्कुल सही है। ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर यशवीर भी हैं। यशवीर सर, क्या वाकई ये कम्युनिकेशन बैरियर है जो कहीं ना कहीं किसानों को, वैज्ञानिकों को या फिर ऑफिसर्स को थोड़ा सा दूरी में दिखाता है, या वो दूरी इतनी हो गई है कि वो पट नहीं पा रही है? सर, आपको लगता है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जो आप समझ पा रहे हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं? हाँ, नहीं, देखिए, कहीं कहीं ऐसे इश्यू आते हैं कि जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, भाषा एक जो है बीच में आ जाती है, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक जो होते हैं वो कोई तमिलनाडु का है, केरल का है, कोई आंध्रा का है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो उनको कम्युनिकेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट का विषय होता है किसी भी राज्य का, तो उस स्टेट में ज़्यादातर जो मशीनरी होती है या फंक्शनरी होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसी स्टेट के एम्प्लॉय होते हैं। तो मेरे विचार से वहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और चौधरी करमवीर सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे। वहाँ ज़्यादातर जो है वो सपोज यूपी के कोई एग्रीकल्चर अधिकारी हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है या शुगर केन इंस्पेक्टर है या शुगर केन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो वो सारे ज़्यादातर जो है उसी स्टेट के होते हैं। कहीं दूसरे स्टेट के आते हैं तो सीख जाते हैं लैंग्वेज की, तो मेरे विचार से इतनी ज़्यादा भारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, एटीट्यूड तो थोड़ा जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एटीट्यूड जो है किसी का वैसा हो सकता है, भाई वो इतनी ढंग से रेस्पॉन्ड ना करते हों किसानों के लिए। लेकिन अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि वो किसके लिए रिक्रूट किए गए हैं। वो किसानों के लिए किए गए ना, वो किसी उसके लिए तो नहीं किए गए चैरिटी के लिए। तो किसानों को जिस भाषा में उन्हें समझाना उसी भाषा में समझाएं, जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करें। तभी मेरे विचार से जो है किसान और अधिकारी के बीच में संवाद और जो परामर्श है अच्छा होगा और अच्छा कुछ रिजल्ट आएंगे। और एक दूसरे की सहमति से और एक दूसरे के आदान प्रदान से जो भी विचार होंगे तो कोई सहमति बनेगी, उसी हिसाब से प्रोग्राम भी बनते हैं और उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो मेरे विचार से ये समझने की जरूरत है अधिकारी को और किसानों को भी। कभी कभी किसान भी मतलब थोड़ा वो दोनों को समझने की जरूरत है और दोनों को संवाद करके कोई भी समस्या का समाधान निकालेंगे तो निकल ही आता है। ठीक है, लेकिन सर DAP को लेके कई किसानों के मन में इस फैसले के बाद ये संशय भी था कि शायद खाद और सस्ती हो जाएगी। तो सर और सस्ती नहीं होने जा रही है, जो थी वैसी है। इसे क्लियर करते चलिए सर। देखिए, ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
फ्लक्चुएट करते हैं डीएपी के भाव जो, और हमको आयात करना पड़ता है। इस बात से सहमत चौधरी करमबीर सिंह भी हैं और दूसरे लोग भी हैं कि हमारी जो रॉक फॉस्फेट जो होता है डीएपी के लिए रॉ मटेरियल है। अच्छा। और रॉक फॉस्फेट जो सबसे ज्यादा दुनिया में मोरक्को के अंदर होता है, और भी दूसरे छोटे छोटे कंट्री है उनमें भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्व वहीं पे है। तो रॉक फॉस्फेट जो रॉ मटेरियल है डीएपी में यूज होता है, और सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी यूज होता है, और हमारे एनपीके में भी यूज होता है। तो हमारे पहले यहाँ पे कुछ मतलब थे, जैसे मसूरी रॉक फॉस्फेट है, उदयपुर रॉक फॉस्फेट है, अच्छा। या कुछ उड़ीसा के अंदर भी, लेकिन लिमिटेड है हमारे पास में जो ना, बहुत कम उसके रिजर्व हैं। हमको जो आयात करने पर निर्भर करना पड़ता है, तो उससे जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट करता है, तो उसी से हमारी प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो जाती है। अब ये तो किसानों के लिए जो राहत दी है एक तरीके की, कि भी उसी कीमत पे किसानों को जो है डीएपी अतिरिक्त बोझ ना पड़े, अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और नहीं तो यदि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी नहीं होती और किसानों को ये एडिशनल किस्त ना मुहैया कराई जाती, तो मार्केट में बाजार डीएपी के भाव बढ़ जाते। तो कितना हो जाता है सर रेट जो 1350 का 50 किलो की बोरी का है, ये रेट कितना बढ़ जाता है? ये 2000 रुपए में मिलता लगभग। अच्छा। तो 2000 रुपए में तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता ना। तो उस हिसाब से किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, तो किसानों को राहत दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि किसानों को भी ये समझने की जरूरत है कि डीएपी ही एक विकल्प नहीं है, उसके सिंगल सुपर फॉस्फेट भी है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में हमारा सल्फर भी होती है, फास्फोरस भी होता है, और विशेषकर जो हमारी पल्सेस हैं, दाल वाली फसलें हैं या ऑयल सीड है, उनके लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है, तो उसको डालने की जरूरत है। या रॉक फॉस्फेट जो है उसको भी हम डाल सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी वाला है, विशेषकर जो हमारी एसिडिक सॉइल्स हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमको जीवाणु खाद, जैसे हमारा फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, या वाम आती है एक वेस्कुलर आर्बस्कुलर, सर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, ललित जी भी मेरे साथ हैं, फिर ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। ललित जी, 1.9 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी 2014 से 2023 की, तो जो 2004 से 2014 के मुकाबले लगभग डबल है। सर सरकार ने तो जान लगा दी है। बिल्कुल। मैं ये देखो, मैं ये जोड़ना चाहूंगा, ये सब्सिडी जो है एनुअली है। एनुअली है। ये मतलब जैसे मैं, लेकिन सर वो जो डेटा है वो 2014 से 2023 का है, जो दोगुना है लगभग 2004 से 14 का। सर दोगुने से डबल फिगर तो हम काउंट करेंगे ना, फिर डबल से भी ज्यादा है। ठीक है ललित जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं बिल्कुल, ये धन्यवाद सरकार का, सब्सिडी बढ़ाई है और सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि सब्सिडी बढ़ाई है, इसका मतलब खपत हमारी बढ़ी है, तो ये सरकार को भी और किसानों को भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। मोहब्बत भी बढ़ी है ना, मोहब्बत बढ़ी है सरकार की। सर जो अब तक नहीं हुआ करती थी, एक भरोसा बढ़ा ऐसा है, भी समझे ना, किसानों को भरोसा बढ़ा है और सरकार का किसानों के प्रति लगाव बढ़ा है, बिल्कुल जो अब तक मिसिंग था। मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछले कई सालों के गड्ढे हैं जो सरकार भर रही है और नई इमारत भी खड़ी कर रही है। थोड़ा धीरज नहीं दिखाते कई बार हम, लेकिन अपनी बात बोली। जैसे मैंने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, लोकतंत्र में जनता ही सरकार है, जनता ही टैक्स देती है, जो हमारे लोक सेवक हैं वो उसका प्रबंधन करते हैं। हम दोनों को साथ बैठना पड़ेगा। जैसे एक बात आई थी, हमारे करमबीर जी ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमने ये बात कई मंच पर रखी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी हमारे बीच के ही हैं। हमें सबसे पहले सरकार को साथ बैठकर एक ब्लॉक स्तर पर एक राजकीय आवासीय कॉलोनी हो, जहाँ हमारे सरकारी कर्मचारी आराम से रह सकें, तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि वो रहने के लिए दूर जाते हैं और गांव देहात में उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो वहाँ रह सके। एक बहुत मोटी सी बात है कि जो आदमी जहाँ रहता है वहीं के बारे में सोचता है, वहाँ बेहतर काम करता है। तो ये अच्छा कदम है कि सरकार की आवासीय कॉलोनी बने ब्लॉक स्तर पर, जो अच्छा वो काम कर सकें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि PSB, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा था, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये एक बहुत अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारी ज़मीन में जो फास्फोरस पड़ा हुआ है उसको घुलनशील बनाता है और पौधों तक पहुंचाता है। आज की तारीख में उसका उपयोग बहुत कम हो रहा है, किसानों में अज्ञानता भी है, जानकारी नहीं है और उसकी उपलब्धता भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि सरकार ब्लॉक स्तर पर एक जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला और जैविक खाद, जिसे कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, जहाँ हमारे PSB, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम सब बने और वो ताज़ी अवस्था में किसानों को मिलें। ये बात किसानों के माध्यम से सरकार तक पहुँचे कि वहाँ बने, और दोनों मिलकर बैठेंगे तो अच्छा काम हो पाएगा। तो हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी, ज़मीन में जो पोषक तत्व बढ़ेंगे और जो हमारी DAP की निर्भरता है वो भी घटेगी।
तो हमारी सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। जो आप बता रहे हैं कि दुगना हो गया है और सरकार ने किसानों पर बोझ ज़्यादा ना पड़े इसके लिए सब्सिडी बढ़ाई है, लेकिन ये हमेशा बढ़ी नहीं रहेगी, बढ़ी रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसा हमारा सब्सिडी में खर्च हो रहा है वो हमारी शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च हो। इसलिए सरकार को किसानों के साथ बैठकर नीति बनाएं कि हम हर ब्लॉक में एक बायो फर्टिलाइजर लैब खोलें जहां जैव उर्वरक बने और ताजे मिलें। तो इससे सरकार के और किसानों के बीच में विश्वास बढ़ रहा है। किसानों के साथ बैठक नहीं हो रही है सरकार की क्या? नहीं होती है और थोड़ी बढ़िया हो। देखो डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आज डेवलपमेंट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं होती सर कभी भी इंसान बिल्कुल, हाँ। ये चलता रहता है। हमारी हो, आपकी हो, किसानों की हो, व्यापारियों की हो, किसी की भी हो, हम इच्छाएं भी असीमित है असल। बिल्कुल, हम नहीं, ये हम सबको बैठकर एक अच्छा राष्ट्र बनाना है। सरकार भी कोई अलग नहीं है, हम भी कोई अलग नहीं है, हम सभी इस देश के वासी हैं। तो अच्छी नीति बनाते हैं, सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन और अच्छा हो, किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो और भी हम चाहते हैं कि ये हो और ये होता रहना चाहिए। अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है और इस जरूरत को कैसे पूरा करेंगे ब्रेक के उस पार हम बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, सभी खास समय लगातार मेरे साथ बने, आप सच के साथ देख रहे हैं। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो सच के साथ के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं, जहां से हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं, नई तस्वीर की बात करते हैं और नए रंग भरने की बात करते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। डॉक्टर यशवीर सर, आप जरा समझाइए कि अब डीएपी की जो डिपेंडेंसी है वो हम कम कैसे करें, और उसके विकल्प के तौर पे, हालांकि 2 फेज में आपने कई बातें बताई, लेकिन किसानों को किस स्तर पे अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और कैसे इसे अडॉप्ट करना होगा सर? हाँ देखिए, किसानों के बीच में जाके एक तो हमारा संवाद हो। एक हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेरा गांव मेरा गौरव, उसमें हम कुछ किसानों के यहाँ गाँव में अडॉप्टेड होते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ ये एक जो है हमको किसानों को बताने की जरूरत है कि भाई डीएपी डालना ही एक विकल्प नहीं है खाद के रूप में, पर विशेषकर हमारा फॉस्फोरस जो डालते हैं हम, इसके अलावा भी हमारा जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और रॉक फॉस्फेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम रॉक फॉस्फेट कर रहे हैं तो जैविक खाद जरूर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट यदि हम डाल रहे हैं तो उसमें जो है इतना घुलनशील नहीं होता है, उसको घुलनशील बनाने के लिए हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसमें 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होती है, बहुत अच्छा स्रोत है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा किसानों को कि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या हमारा जैवांश जो है मिट्टी के अंदर, वो आत्मा माना जाता है मिट्टी की, और यदि हमको आत्मा को जीवित रखना है, मिट्टी को जीवित रखना है, तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। कि हर समय जो है हम फसल को एक कटती है दूसरी लगा देते हैं, ऐसा ना करें। कुछ समय निकाल के उसमें ग्रीन मैन्योरिंग भी उगाएं, हरी खाद को उगाएं, या कोई भी क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको बर्न ना करें, उसको रिसाइकिल करें। और जो हमारा पशुधन से जो भी गोबर मिलता है उसको कंडे ना बनाएं, उपले ना बनाए कर उसको इस्तेमाल करें। तो ये सारे स्रोत हैं
जो हमको फास्फोरस की या दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा पर सर सकते हैं। लगातार आपके और किसानों की बातचीत होती रहती है, तो क्या ये बातचीत उसमें निकल कर नहीं आई है अब तक? आई है, आती है। जो लोग जागरूक हैं वो तो समझते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते समझना हैं। कौन नहीं चाह रहा फिर सर, ये बताइए। समझना सभी लोग चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि लार्ज स्केल पे किस अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे हम जाते हैं 2-3 गांव में या 4 गांव में एक दिन में होकर आ जाते हैं, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर तो बहुत गांव होते हैं, तो उनको एक ऐसा करें कि मतलब उनका ब्लॉक लेवल पे कोई उनका मेला लगे या एक दिन जाए के उनके बीच में सभी किसानों के प्रतिनिधि आए, जो उसके ग्राम प्रधान हैं या सरपंच वगैरह जो भी होते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको समझाने की जरूरत है। तो वो अपने गांव में जाके इस चीज को अवेयर कराएं कि भी बहुत ज्यादा हमको डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा डाल चुके हैं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो जितना भी हम फास्फोरस का कोई भी सोर्स डालते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम 20% ही रिकवर होता है। अच्छा। 80% जो मिट्टी में ही रह जाता है, तो उसको उपलब्ध कराने की जरूरत है, एडिशनल डालने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि हम उसको उपलब्ध कराना चाहेंगे तो हमको हमारा जीवांश खाद बढ़ाने की जरूरत है और उसके साथ साथ जीवाणु खाद डालने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हम कितना ही बढ़िया जो है भोजन कर लें, यदि हमारे पेट का जो है हमारा माइक्रोबायोम जो है बढ़िया काम नहीं कर रहा तो हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। उसी तरीके से मिट्टी के अंदर हम कोई सा भी खाद डाल ले, यदि मिट्टी के अंदर जो जीवाणु खाद सक्रिय नहीं है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं होती है। तो उनको उपलब्ध कराने तो के आप लिए कह रहे हैं कि संवाद लगातार होते रहना चाहिए। लगातार होते रहना ठीक है। चाहिए। और सर एक ऐसा ही संवाद डीडी किसान भी करता है अपने किसान भाइयों के साथ, जिसका नाम है कृषि चौपाल। और कुरुक्षेत्र में इस बार हमने कृषि चौपाल लगाई और वहां पे हमने नेचुरल फार्मिंग का डिटेल में चर्चा की, जहां वैज्ञानिक भी थे, आचार्य देवव्रत जी जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं गुजरात के, वो भी थे, हरियाणा के कृषि मंत्री भी थे। तो सारी बातें इन टोटलिटी की है। तो उस वाद संवाद से मुझे याद आया कि ये खास कार्यक्रम है कृषि चौपाल, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुरुक्षेत्र से इस बार खास एपिसोड आएगा, प्रोमो हो गया है रिलीज, आप जानते हैं कि कब शो आपको देखना है, तो वो भी एक जरिया है आपसे वैज्ञानिकों को जोड़ने का। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। ये तो मेरे शो की प्रमोशन हो गई, मैं आगे बढ़ता हूं। शिवाजी सरकार मेरे साथ हैं। शिवाजी सर, असल में जिस अवेयरनेस की बात हम बार बार करते हैं, उस अवेयरनेस को लेके क्या हम उतने अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं कि वो अवेयरनेस जरूरी भी है? क्योंकि हर चीज में मैं कितने ही शो कर चुका हूं, उसका घुमा फिरा के बात ही आती है, भाई देखिए जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, शिविर लगने चाहिए, गोष्ठी होनी चाहिए, संवाद होने चाहिए। और ये गोष्ठियां, संवाद, शिविर भी लगातार होते रहते हैं। फिर सर कौन सी अवेयरनेस है जो हम ढूंढ के नहीं लेके आ पा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे जी कि हम सारे गांव में नहीं जा पाते हैं। कुछ गांव में जाते हैं और वहां जाकर किसानों से बात करते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं। अब सवाल ये है कि हमें जो है यहाँ पर जो है कई कम्युनिकेशन की जो नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, उसका हम अगर इस्तेमाल करके दूसरे गांव के लोगों को भी अगर हम वर्चुअल सिस्टम से जोड़ें, यानी कि नेट से विजुअली, ऑडियो विजुअल दोनों तरीके से उसमें जोड़ सकते हैं, मोबाइल से जोड़ सकते हैं, या गांव में जहाँ कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ टेलीविज़न से जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर हम करें तो जो है एक ही बात की रीच जो है, जो अभी हम 100 आदमी तक पहुंच रहे हैं तो 1000 आदमी तक पहुंच सकते हैं, तो वही बात होगी। और देखिए आजकल ये सारी सिस्टम्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो एक किसी भी कहीं भी किसी गांव में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो भी उसको कर सकता है। तो ये सारी जो नेटवर्किंग है, कहना बहुत आसान होता है यहाँ बैठ के कि इसको करना चाहिए, पर उस नेटवर्किंग के लिए जो सर्वर्स वगैरह है उसकी ज़रूरत होती है। और उसको अगर हम ठीक से कर पाते हैं, और सर्वर्स जो है मोबाइल भी होते हैं, ये नहीं है कि सर्वर्स स्टैटिक ही होता है, तो वो अगर हम कर लेते हैं तो ये रीच हमारी बढ़ सकती है। पर निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों में जो है सर्वर्स के लिए डिजिटल मिशन सर इसी का हिस्सा है असल में। जी, डिजिटल मिशन इसी का हिस्सा है जो सरकार ने 2024 में जिसकी बात नहीं बेशक आपका कहना सही है कि डिजिटल मिशन है, पर हर जगह हर वक्त ये हो नहीं पाता है, क्योंकि डिजिटल मिशन उतना आसान नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है। तो उसके लिए कई तरह के जो हर इक्विपमेंट का जो है कॉस्ट है, और उसकी जो कॉस्टिंग होती है, देखिए अगर आप एक ईयरपॉड लेते हैं तो 400 रुपये का भी मिलता है और 4000 रुपये का भी मिलता है, तो दोनों के क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है कई बार बाधाएं डालती हैं। मैं आपको सीधी सी चीज़ बताऊं, कई यूनिवर्सिटीज़ जो है इस तरह की कोशिश की कोविड के दौरान कि वो मोबाइल के ज़रिए क्लासेस लें।
अब कहना तो बड़ा आसान हो गया, पर कई जगह जो है गाँव में ये भी देखने को मिला कि जो नेटवर्क है जिस तरह का होना चाहिए वो नेटवर्क में उतनी ताकत नहीं है। नेटवर्क कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और जिस तरह से आप यहाँ बात करके दूसरों को सुना रहे वो नहीं हो पाता। तो इसलिए डिजिटल इसमें जो है कई तरह के जो है अपग्रेडेशन जो है, और अपग्रेडेशन उसमें कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं कई वजहों से वो उन हर एक टेक्निक को रोज़ बदलती रहती है। तो उसका वो जो है एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए वो करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? बजटरी सपोर्ट से आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर पाते हैं तब जाकर ये चीज़ें सफल होंगी। पर फिर भी कोशिश हमारी होनी चाहिए, और सरकार को ये चीज़ें मालूम है कि डिजिटल रीच ज़्यादा बढ़ जाती है, पर डिजिटल रीच के लिए आजकल जो है लोग उसके लिए तैयार भी रहते हैं, पर कैसे हम उसको बढ़ाएं इसकी जो है मैं समझता हूँ कि इसकी एक अलग जो है रूपरेखा बनने की ज़रूरत है, एक अलग खाका बनने की ज़रूरत है, जिससे कि जब भी एक गांव की हो कम से कम 10 गांव और जुड़ सके। इतना ही करें, 10 से ज़्यादा करने से वो फिर जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसमें भी बिखराव हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस फोकस्ड होना चाहिए, बिखराव नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, पर ये है कि हाँ हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा? जैसे कि अभी यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम ये सब्सिडीज़ को घटा दें और उसको इन चीज़ों में चैनलाइज करें तो वो चीज़ें हो सकती है। सब्सिडीज तभी घटेंगी जब हम डीएपी की जगह दूसरी तरह की जैसी बातें बार बार आ रही हैं, जो खाद हैं, केमिकल्स हैं, उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उन चीज़ों से जो है ये सरकार की जो लागत है, सरकार की लागत तो देखिए सरकार की लागत कोई बहुत बेतहाशा तो होती नहीं है, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है, उसी के जरिए उसको करना होता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह चैनलाइज करने में आसानी खेती किसानी के साथ पूरे देश का मिजाज भी देखना है और आर्थिक खजाने की सेहत भी देखनी है कि वो कितना हमको अलाउ कर रही है। इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी परिकल्पना सरकार के सामने होती है। सर रहिए मेरे साथ, कर्मवीर जी भी मेरे साथ है। तो कर्मवीर जी, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलके चलने के लिए क्या किसान तैयार है? उसकी कोशिशों में सहभागिता के लिए तैयार है? और आप जैसे प्रगतिशील किसान हैं और खुद कई जानकारियां रखते हैं, तो सर आप भी अपने स्तर पे कोशिश करते हैं लोगों को समझा दिया जाए भाई डीएपी की डिपेंडेंसी छोड़ो, कुछ आगे सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी हो, सरकार के आर्थिक खजाने की सेहत के लिए भी अच्छा हो? कुछ कोशिशें आप करते हैं कर्मवीर जी? नहीं, मैं बिल्कुल करता हूँ जी, और राष्ट्रीय स्तर पर करता हूँ। अच्छा। मैं प्रधान रहा अपने गांव का 2010 से 15 और हापुड़ जिले का सबसे बड़ा गांव है रसूलपुर बहलोलपुर। अच्छा। इसमें कभी मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उस गांव में रात्रि निवास किया था उन्होंने, उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे। और हमने देश का जो पहला ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में खुला है, इसमें कई सौ लोगों को हमने प्रशिक्षण दिलवाया और जैविक खेती के बारे में देते हैं। उसके अतिरिक्त जो IRI पूसा है, जहाँ के डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे बैठे हैं, ये एग्रोनॉमी के अच्छे वैज्ञानिक है, सस्य विज्ञान के, वहाँ भी हमने अनेक किसानों को, एक दो को नहीं सैकड़ों किसानों को हम वहाँ लाए हैं, और यहाँ भी लाए हैं आपके इसमें DD किसान चैनल में भी बहुत किसानों को यहाँ हम लेकर के आए हैं। और यही प्रयास करते हैं कि भाई किसानों का राष्ट्र में अहम योगदान है, और किसानों के स्वाभिमान को जगाने के लिए इस सरकार को एक तो मैं बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि एक तो पहले पद्मश्री भाई कोई VC बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई वैज्ञानिक बन गए, मतलब किसान कहीं नहीं था, तो पद्मश्री किसानों को दिया गया है और उससे किसानों में बहुत स्वाभिमान अनेक किसानों को मिला है। दूसरा यह है कि किसान नेताओं को आज़ादी के बाद एक अपवाद छोड़ के सरदार पटेल जी को किसी को भारत रत्न नहीं मिला, और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। अनेक और भी नेता हैं, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हैं, प्रोफेसर एन जी रंगाहारी हैं, डॉक्टर दीन बंधु रहबरे आजम छोटू राम जी हैं, अनेक नेता हैं, देवीलाल जी हैं, जिन्होंने किसानों के राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया है। तो इस सरकार ने किसानों का स्वाभिमान बढ़ाया है। लेकिन ये जो नीतियां बनती हैं भाई, जहाँ नीति आयोग है, कृषि मूल्य लागत आयोग है, अनेक जो नीतिगत संस्थाएं देश में हैं, उनकी बॉडी में किसान तो होते हैं, लेकिन वो किसान बहुत सुलझे हुए नहीं, वो अपने कुछ यानी कि एक तरीके से वो सर्वमान्य किसान नहीं होते, और वो एक नाम मात्र औपचारिकता के नाते किसान वहाँ मेंबर हैं। तो वहाँ कैसे चले जाते हैं? तो वहाँ कैसे चले जाते हैं फिर वो लोग जो सर्वमान्य किसान ही नहीं है आपकी नजर में? नहीं, वो क्या है कि भाई मैं बैठ गया, मैंने अपना देखा, मैंने पूरे नजरिए से नहीं देखा, अपना बना लिया, अपना कोई मेरा मिलता हुआ आदमी उसकी सिफारिश कर दी है। तो अच्छे नेता मतलब अच्छे किसान जाते भी हैं, कम उनको मौका मिल पाता है।
और अगर जितने भी ये ICR के ढांचा हैं उसमें एक मेंबर होता किसान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी का, एक रिसर्च एडवाइजिंग कमेटी में भी होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी होता है। ठीक है। लेकिन वो अगर अच्छे किसान होंगे, नीतियों में किसानों की सहभागिता होगी, जब किसान का बजट बनता है देश तो का, सर ये अच्छे तो किसानों को बुलाया जाए इसमें। अच्छे किसान किस प्रयोगशाला में समझ आ रहे हैं सर? आप कहां पे जाएं इनको रिफाइन करें कि पता नहीं, चले नहीं, अच्छा आप ये अच्छा है, इसे देखिए। यहाँ रख लो, आप ये एक- बुरा है इसे हटा दो। आप कैसे देखिए, पता चलता आप है? एक पक्ष से कार्रवाई मत कीजिए, अच्छा। आप जरा किसान का भी ध्यान रखिए। हाँ। और किसान इसमें नहीं, अपने ये लिए कैसे पता चलता है सर? अरे बताते भाई, चलिए ना, सुनिए, इतनी चलता ज्ञान है। की बातें आप बता रहे हैं तो ये भी अरे- आज फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ, उसका कि फॉर्मूला अच्छा किसान को कौन सी वॉशिंग मशीन से और पता ये चल पा बहुत रहा है? फॉर्मूला है जो प्रगतिशील किसानों की एक सूची होती है। हाँ। वहाँ जिले में भी होती है, जिला कृषि अधिकारी के पास, राज्य सरकार के पास होती है, पूसा वालों के पास होती है, और आप उस सूची को उठा के देख लो, उसमें बिल्कुल सब जानते हैं। जिसकी भी सरकारें आती हैं वो आती उस बॉडियों को बदलते हैं। अच्छा। अनेक जो कृषि वैज्ञानिक हुए, जैसे यहाँ पाटिल साहब आए थे, पूसा में एक डायरेक्टर रहे थे IRI के, कर्नाटक के, इतने बढ़िया आदमी थे, उन्होंने किसानों का दिल जीत लिया, किसानों को अपने आवाज पे रुकवाते थे जब ये किसान मेला लगता था। तो ऐसा नहीं, अपवाद हैं उसके। हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है बहुत अच्छे अच्छे किसानों ने और ठीक ये है। इन्होंने मिलकर के काम ठीक किया है सर, आप कह रहे कोशिशें की तो जा रही ये हैं, उनको- नीतिगत संस्थाओं समझ में गया सर। किसानों की सहभागिता ठीक है। सुनिश्चित की जाए, ठीक है। और ठीक। जहाँ नीतियां बनती हैं वो किसानों को रखा जाए, अच्छे किसानों को रखा बिल्कुल जाए। रखा जाए, अच्छे ना सर? और उनसे भेदभाव ना होना चाहिए, ठीक। उनमें संतुलन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र ठीक। के विकास में किसानों का संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है सर, तो किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति ना हो। ललित जी कुछ ऐड ऑन करिए, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सर DAP से हम राजनीति पे पहुंच गए, क्या कहेंगे आप? क्योंकि DAP भी एक राजनीति का ही अंग है और किसान भी उसका अंग है, ऐसी कोई अलग नहीं कर सकते। अच्छा। और जैसा हमारे करमवीर जी कह रहे हैं, वो अच्छे किसान हैं और बेहतर जानते हैं चीज़ों को, तो बात से उनकी मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जो आपने कहा कि अच्छा किसान कहाँ मिलता है, अच्छा किसान खेत में मिलता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो खेत में हल चलाता है, जो खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, वो अच्छा किसान है। तो वो सरकार के साथ जाके बातचीत नहीं कर रहा है मतलब? तो सरकार उनके साथ बात कर लें, कोई अलग थोड़ी नहीं, है। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, वहाँ होती जो भी है। बातचीत कर रहा है वो वाला किसान नहीं है जो खेतों पे कह रहे हैं। हाँ, वो मैं- कौन सा वाला है? आपने ये कहा नहीं किसान कहाँ मिलता है, किसान नहीं, खेत में मैंने कहा मिलता अच्छा है। किसान कौन सा होता है, तो आप कह रहे हैं अच्छा किसान वो है जो खेत में जो है। खेत में तो जो है। सरकार के साथ बैठ के बातचीत कर रहा है वो कहाँ से वो है? भी किसान है, वो कहाँ से है? वो भी गांव वो से खेत आया। वाला नहीं है? नहीं, वो भी खेत से मुआवजे आया वाला है? नहीं, वो भी खेत से अच्छा, आया है। ठीक है। लेकिन जो लगातार खेत में रहता है वो प्योरीफाई होता रहता है, इसका पसीना निकलता रहता है, वो अच्छा सर किसान फिर है। अगला कोई आएगा यहाँ पे बैठ के बोलेगा अच्छा 4 घंटे रहने वाला अच्छा होता है और 2 घंटे रहने वाला बेकार होता नहीं है। नहीं, जो जितना ज्यादा खेत में रहेगा ज्यादा प्योरीफाई हो जाएगा। सवाल ये है कि जो आपने कहा DAP का, हाँ। तो इसका विकल्प है कि जो हमने बताया कि PSB का उपयोग अधिक से अधिक हो। ठीक है। इसमें किसानों को भी ध्यान देना ठीक है। है, सरकार को भी ध्यान देना है। हर ब्लॉक स्तर पर एक बायो कंट्रोल लैब हो, ठीक है। जहां बायो पेस्टिसाइड सर बने, 30 सेकंड में बस हाँ, जल्दी से। बायो फर्टिलाइजर बने और किसानों को उपलब्ध हों। ठीक है। और जो बताया कि मीटिंग होती है, गोष्ठी होती ये है, बातें तो हो चुकी हाँ, सर सारी। किसान की कुछ नया उपलब्ध- बताते तो बात थी। 30 सेकंड है अभी आपके पास। उपलब्धता बनी रहे। ठीक है। PSB इसका हाल है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया, ठीक है सर। ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, एक जरिया और है DD किसान, बस इसके साथ जुड़े रहिए, DD तो किसान, सारी जानकारियां भी मिलती रहेंगी। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला, चर्चा में शामिल हुए, सच के साथ को इतना सरगर्भित बनाया। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो सच के साथ को यहीं समेटना है, इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात पे फिर हम मिलेंगे और जानेंगे कि सरकार की क्या कोशिशें हैं, किसान और क्या चाहते हैं, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। आप हमारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि शो के बाद जो आपके पास पूरे प्रोग्राम का YouTube लिंक आएगा वो आप देख सकते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, हम कैसे सुधर सकते हैं और सुधार सकते हैं वो भी आप हमको बता सकते हैं। आप जानते हैं हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। कीप वॉचिंग सिर्फ और सिर्फ DD किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली का भाव 5,125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी मंडी में मूंगफली 3,395 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली के सौदे 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब सरसों के भाव की जानकारी। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों का भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की बिछिया मंडी में सरसों 5,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सरसों के सौदे
5,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब तिल के भाव। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में तिल का भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। गुजरात की रापर मंडी में तिल के सौदे 9,930 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।